सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं अबूजर मुअज़्ज़म। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोयटा धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर दुख का इजहार किया है। ट्वीट पैगाम में उन्होंने कहा कि कोयटा में होने वाले काबिल मज़म्मत और बुज़दिलाना दहशतगर्दी के हमले में बेगुनाह जानों के ज़िया पर बहुत गम है। हमारी कौम ने दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और हम इस लानत को दोबारा से उठने नहीं देंगे। हम तमाम दाखिली और बैरूनी ख़तरात से चौकस हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट किया है। उन्होंने कल अफसोस का इजहार भी किया जो कि गुज़िश्ता रोज़ वाक़या पेश आया। अवैस कियानी से मज़ीद बात करते हैं। अवैस बताइएगा वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद क्या कहा अपने ट्वीट में? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म जो है वो शहरी तक तमाम तर मामलात की खुद मॉनिटरिंग करते रहे और आज सुबह जो है उन्होंने अपने ट्वीट में भी इसका इजहार किया है और उन्होंने लिखा है कि गुज़श्ता रोज़ जो कोयटा में होने वाले जो काबिल मज़म्मत और बुज़दिलाना दहशतगर्दी के हमले में बेगुनाह जानों के ज़िया पर मुझे गम है। उन्होंने कहा है कि हमारी कौम ने दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी और हम इस लानत को दोबारा से जो है उठने नहीं देंगे और तमाम दाखिली और बैरूनी खतरात से चौकस हैं। साथ ही साथ उन्होंने वज़ारत दाखिला को जो है वज़ीर दाखिला शेख रशीद को अहम टास्क सौंपा है। उनको हर पहलू से तहकीकात की जो है हिदायत की गई है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आज इब्तदाई रिपोर्ट है वज़ीर दाखिला वो जो है वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेंगे और वज़ीर दाखिला 2 बजे जो है आज इस हवाले से कोयटा थाने के हवाले से जो है दहशतगर्दी हमले के हवाले से वो अहम जो मामलात हैं जो पेशरफ्त है वो जो है वो आगाह करेंगे कि इस हुकूमत के हवाले से जो वज़ीर दाखिला है शेख रशीद उन्होंने जो सूबाई हुकूमत है उनसे जो है वो मुसलसल राब्ते में है और अभी तक की जो इब्तदाई रिपोर्ट जो मुरतब हुई है उस हवाले से वो आज 2 बजे जो है। ठीक है, आज 2 बजे इस बारे में आगाह किया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। उधर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कोयटा में सरीना होटल की पार्किंग में धमाके की मजम्मत की है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कोयटा में दोस्त हमसाया मुल्क चीन के सफीर की क़यामगाह के करीब धमाका होना एक इंतहाई तशवीशनाक मामला है। हसास और सख्त सिक्योरिटी वाले इलाके में दहशतगर्दी का वाक़या होना हुकूमती कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। तो बिलावल भुट्टो ने यह ट्वीट किया है और कल होने वाले वाक़े पर उन्होंने अफसोस का भी इजहार किया और तशवीश का भी साथ उन्होंने इजहार किया है। धमाके की मजम्मत की है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कोयटा में दोस्त हमसाया मुल्क चीन के सफीर की क़यामगाह के करीब धमाका होना एक इंतहाई तशवीशनाक मामला है। हसास और सख्त सिक्योरिटी वाले इलाके में दहशतगर्दी का वाक़या होना हुकूमती कारकर्दगी पर भी सवालिया निशान है। तो पाकिस्तान में गैर मुल्की सफ़ीरों और सफारतखानों की कोयटा धमाके की मजम्मत। डेनमार्क के सफ़ीर और इसके साथ साथ अज़रबैजान के सफ़ीर अली अलीज़ादा ने धमाके की मजम्मत की है। डेनिश सफ़ीर का कहना है कि कोयटा धमाके के मुतासरीन के साथ इज़हार ताज़ियत करते हैं। यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, बेल्जियम के सफारतखानों ने भी धमाके की मजम्मत की है। ज़ीशान भट्टी से मज़ीद जानते हैं। ज़ीशान बताएगा सफ़ीरों का क्या कहना था इस हवाले से? जी बिल्कुल, जो कल कोयटा में धमाका हुआ है उस पर मुख्तलिफ जो गैर मुल्की सफ़ीर, हाई कमिश्नर्स और सफारतखाने उन्होंने इसको कंडेम किया है और मजम्मत करते हुए बरतानवी हाई कमिश्नर क्रिस्टियन टर्नल जो है उनका कहना था कि हमारी हमदर्दियाँ गुज़िश्ता रात कोयटा धमाके से मुतासर अफराद के साथ हैं, जबकि बरतानिया और पाकिस्तान का दहशतगर्दी के खिलाफ अज़म ऐसे वाक़यात से कम नहीं होगा। दूसरी जानिब जर्मन सफ़ीर ने भी वाक़े की शदीद मजम्मत की है, जबकि अज़रबैजान के सफ़ीर और डेनमार्क की सफ़ीर जो है पाकिस्तान में उन्होंने भी इस वाक़े की मजम्मत की है। दूसरी जानिब जो यूरोपीय यूनियन धमाके के हवाले से इजहार मजम्मत भी किया, तशवीश का भी इजहार किया और अफसोस का भी इजहार किया। बहुत शुक्रिया ज़ीशान। दूसरी जानिब क्या बर्फ़ पिघल रही है और क्या जहांगीर तरीन और वज़ीर-ए-आज़म के इख्तलाफात ख़त्म होने वाले हैं? जहांगीर तरीन ने हुकूमती हलकों से राब्ते बहाल होने का दावा कर दिया है और कहा है कि इमरान खान से भी जल्द मुलाकात होगी। अदालत से पेशी से पहले जहांगीर तरीन के घर एक बार फिर पावर शो भी हुआ। पीटीआई के रहनुमा जहांगीर तरीन का कहना है कि खान साहब से रिश्ता कमजोर नहीं है, जल्द वजीर आजम से मुलाकात होगी। एक दिन पहले कुछ लोगों ने राब्ता किया है, अगर ठंडी हवा इस्लामाबाद से चली तो मुतमईन होंगे। 30 से ज्यादा लोग हैं, 35 से 40 हो जाएंगे। इन सब लोगों ने कहा है कि सर हम आपके MNA MP हैं, आप हमारे वोटों से यहाँ पे हुकूमतें बैठी हुई हैं, तो आप मेहरबानी करके हमारी बात तो सुने, टाइम दें। मुझे बड़ी खुशी है कि ये अब इंशाअल्लाह ताला फैसला हो गया है और ये मुतवक्का है। जहांगीर तरीन ने कहा कि मुकाबले से नहीं डरता, नून लीग के दौर में भी मेरे कारोबार की छानबीन की गई। जो काम मौजूदा हुकूमत ने किया वो तो नून लीग ने भी नहीं किया था। ये केस FIA का है ही नहीं, कोई मुद्दई नहीं, किसी शेयर होल्डर ने एतराज नहीं किया। मैंने नून लीग के दौर में जब मैं और इमरान खान के साथ शाना बशाना खड़ा था और मैंने डट के मुकाबला किया था, खुल के मुकाबला किया था, उस वक्त भी नून लीग ने पूरी मेरे कारोबार की छानबीन की थी और उन्होंने मुझे कई नोटिस भी भेजे, टैक्स के नोटिस, इसका नोटिस, उसका नोटिस।
और मैं अभी तक उनका मुकाबला कर रहा हूँ, मुकाबले से मैं नहीं डरता। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट ने जहांगीर तरीन और अली तरीन की अबूरी जमानतों में 3 मई तक तौसी कर दी। पेशी पर कई अरकान असेंबली इजहार यकजहती के लिए साथ आए। कारकुनान की तरफ से गुलपाशी की गई। लाहौर की अदालत में पेशी से पहले जहांगीर तरीन के घर हम ख्याल अरकान असेंबली का इकट्ठ हुआ। 30 से ज्यादा अरकान ने इजलास में शिरकत की। दूसरी जानिब चीनी स्कैंडल में नैब रावलपिंडी ने सूबाई वजीर मोहसिन लगारी को भी तलब कर लिया है। मोहसिन लगारी को 4 मई को नैब रावलपिंडी में तलब किया गया है और ये मामला है स्कैंडल के हवाले से जो कि चीनी पर इस वक्त तहकीकात जारी हैं। नैब रावलपिंडी ने सूबाई वजीर मोहसिन लगारी को भी अब तलब कर लिया है और 4 मई को नैब रावलपिंडी ने उनको तलब किया है। नैब रावलपिंडी ने शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ नई इंक्वायरी भी शुरू कर दी है। शाहिद खाकान अब्बासी को पाकिस्तान पेट्रोलियम के साबिक MD वामिक बुखारी की भर्ती पर तलब कर लिया गया है। नैब रावलपिंडी ने शाहिद खाकान अब्बासी को 26 अप्रैल को रिकॉर्ड समेत तलब किया है। तो एक और पेशी का सामना होगा। शाहिद खाकान अब्बासी को साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ नई इंक्वायरी नैब रावलपिंडी ने शुरू कर दी है। शाहिद खाकान अब्बासी को पाकिस्तान पेट्रोलियम के साबिक MD वामिक बुखारी की भर्ती पर तलब किया गया है। नैब रावलपिंडी ने शाहिद खाकान अब्बासी को 26 अप्रैल को रिकॉर्ड समेत तलब किया है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का फिर स्पीकर से माफ़ी मांगने से इनकार। कहा, माफ़ी सिर्फ अल्लाह से मांगूंगा, नामूस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो बात ना करने दे उनसे किसी अच्छे की उम्मीद नहीं। साबिक वज़ीर आज़म ने कोरोना के हवाले से भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। स्पीकर पार्लियामान में नामूस रसालत की बात ना करने दे, मुझे कोई तवक्को नहीं है। ये बदनसीबी है मुल्क की। आज मुल्क के हालात आप देख लें। कल कोविड का बदतरीन दिन था कि ये 23 करोड़ का मुल्क जो है वो खैरात में वैक्सीनेशन देकर अपने अवाम को लगा रहा। आज जिस तरह मईशत जवाल पजीर है, मुल्क की खारजा पॉलिसी जवाल पजीर है, मुल्क की पार्लियामान जवाल पजीर है, मुल्क में इखलाकी कदरें जवाल पजीर है, महंगाई का रूज है। उन वज़राओं को बुलाए नैब के अंदर जो पाकिस्तान की 40% चीनी के मालिक हैं, जो ये फैसले करते हैं कि चीनी की कीमत 53 रुपये से बढ़कर 115 रुपये से ऊपर चली गई। और आज इस मुल्क के अवाम जो है वो एक किलो चीनी शनाख्ती कार्ड में हाथ में लेकर एक किलो चीनी खरीदने पर मजबूर है। ये आज मुल्क की कैफियत है। नैब जो है वो सिर्फ अपोजिशन के लिए बना था, हमें कोई डर नहीं है। हम तो कहते हैं कि टीवी कैमरे लगाए और पाकिस्तान के अवाम को कि नैब की हकीकत क्या है। तो शाहिद खाकान अब्बासी ने जब सवाल किया तो वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने जवाब दिया, ट्वीट करते हुए कहा कि शाहिद खान अब्बासी का कहना है कि दुनिया ने कोरोना पर काबू पा लिया है लेकिन हमारे यहाँ बढ़ रहा है। ये जाहिर करता है कि नून लीग की लीडरशिप इखलाकी तौर पर दिवालिया हो चुकी है। उन्हें बड़े से बड़ा झूठ भी आसानी से कहने पर बड़ी अबूर हासिल है। पनामा से कोरोना तक डिटाई से झूठ बोलने के फन पर नून लीग ने साबित किया कि वो लासानी है। उधर पाकिस्तान में कोरोना मजीद 98 अफराद की जान ले चुका है। 24 घंटों में 5,857 नए केस भी सामने आए हैं। लाहौर में भी कोरोना की सूरत हाल संगीन हो चुकी है। ये सूरत हाल इस वक्त आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में मजीद 24 घंटों में 98 अफराद जान से चले गए कोरोना के बायस। पाकिस्तान में कोरोना के वार रोज पर रोज बढ़ने लगे। 24 घंटों में मजीद 5,499 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। मोहल्लक वायरस से मजीद 148 अफराद जान की बाजी हार गए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 47,301 अफराद के टेस्ट किए गए। एक्टिव केसेस की तादाद 83,162 हो गई, जबकि मुतासरीन की तादाद 7,72,381 तक पहुँच चुकी है। कोरोना के सबसे ज्यादा केस सिंध में रिकॉर्ड हो चुके हैं, जहां ये तादाद 2,74,196 है, जबकि पंजाब में केसेस की तादाद 2,76,535 तक पहुंच गई है। खैबर पख्तूनख्वा में 1,08,472, बलूचिस्तान में 21,127 अफराद मुतासरा हैं, जबकि आजाद कश्मीर में कोरोना मरीजों की तादाद 15,873 तक रिकॉर्ड हो चुकी है। सबा बजीर, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। तो सिंध हुकूमत के पास कोरोना वैक्सीन की 30,000 खुराकें बाकी रह गई हैं। सिंध में हेल्थ केयर वर्कर्स और बुजुर्ग अफराद की वैक्सीनेशन
जारी है। जानते हैं कफ़ायत अली शाह से। कफ़ायत बताएगा, वैक्सीनेशन एक जानिब जारी है, दूसरी जानिब 30,000 खुराकें बाकी रह गई हैं, क्या सूरत हाल है सिंध में? जो सिंध को वैक्सीन रिसीव हुई थी वो उसकी जो डोजेज हैं 5,62,000 डोजेज थी और जो कि सिंध के प्रोविंशियल स्टोर्स में मौजूद थी और इसके बाद जो है वो डिस्ट्रीब्यूट भी की गई और 5,30,000 से ज्यादा अफराद को जो है वो वैक्सीन लगा भी दी गई है। लेकिन इस वक्त जो प्रोविंशियल स्टोर्स में जो जखीरा की गई जो वैक्सीन है उसकी महज जो है वो 30 डोजेज रह गई हैं और ये डोजेज जो है वो मालूम ये होता है कि तकरीबन 2 हफ्ते मजीद चल सकती है। लेकिन उसके बाद अगर ये नई खेप नहीं आती है वैक्सीन की तो उसके बाद मसाइल हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो वैक्सीन बिला तातुल लगाई जा रही है सिंध भर में। तकरीबन सिंध भर के जो सेंटर्स हैं वो उनकी तादाद वैक्सीनेशन सेंटर्स की 154 जो सेंटर्स हैं सिंध भर में वहाँ पर ये वैक्सीन लगाई जा रही है, जबकि कराची में जो सेंटर्स हैं उनकी तादाद जो है वो 26 है, जबकि एक का इजाफा हुआ है तो 27 सेंटर्स की तादाद हो गई है। लेकिन जो इस वक्त जो वो वैक्सीन जो है वो चूंकि 30,000 डोसेज महज रह गई हैं, लेकिन ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि आइंदा कुछ दिनों में जो है वो वैक्सीन मजीद मौजूद होगी। शुक्रिया कफ़ायत, आपने तमाम मामले से हमें आगाह किया। उधर ए लेवल और ओ लेवल के फिजिकल इम्तहानात के खिलाफ समात। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इम्तहानात होंगे तो पूरे मुल्क में होंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है, उनके फैसले का इंतजार कर लिया जाए। कैम्ब्रिज वकील ने इम्तहानात के तरीकाकार से मुतालिक दस्तावेजात सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दी हैं। बिलाल अहमद से मजीद जानते हैं। बिलाल, बताइएगा, ओ लेवल और ए लेवल के हवाले से समात हुई, क्या तफसील है? जी, सिंध हाई कोर्ट में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस वक्त ए लेवल और ओ लेवल के इम्तिहानात से मुतल्लिक केसेस की समाअत कर रहा है। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि न सिर्फ सिंध हाई कोर्ट बल्कि लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर हाई कोर्ट में भी ये दरख्वास्त ज़ेर समाअत है और लाहौर हाई कोर्ट एक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर चुकी है और ऐसा नहीं होगा कि सिंध हाई कोर्ट का फैसला अलग होगा और लाहौर का फैसला सिर्फ पंजाब की हद तक होगा। लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला महफूज है उसका इंतजार कर लिया जाए और लाहौर हाई कोर्ट का फैसला पूरे पाकिस्तान पर ही अमल नाफिज होगा। अदालत ने ये करार दिया है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों के जो मौक़िफ़ हैं वो सामने आ चुके हैं, लेकिन इस वक्त जिब्रान नासिर के दलाइल जारी हैं जो कि कहने। ठीक है, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। उधर ब्रिटिश काउंसिल इस साल 90,000 तलबा से कैम्ब्रिज इम्तहानात लेगी। ब्रिटिश काउंसिल 26 अप्रैल से कैम्ब्रिज इम्तहानात का आगाज़ कर रही है। अली रामे से मजीद जानते हैं। अली रामे, बताइएगा, एक जानिब तो इस हवाले से इस वक्त कोर्ट में मामला भी चल रहा है, दूसरी जानिब जो शेड्यूल है वो भी जारी हो चुका है ब्रिटिश काउंसिल की जानिब से। इस बारे में भी हम नाज़रीन बताएंगे कि क्या सूरत हाल है, लेकिन इस वक्त आपको लिए चलाएंगे असद उमर इस वक्त मीडिया से। उसकी जो नौयत है बल्कि उसकी जो एक्सटेंट है वो बढ़ती चली जा रही है। जैसे वो जब हम IMF के साथ बैठे थे नेगोशिएशन करने के लिए, उनसे जब हम आर्ग्यू कर रहे थे, आर्ग्यूमेंट वापस होता यही था कि ये सही है कि जो हम आपसे कह रहे हैं ये कभी भी पहले पाकिस्तान को करने की जरूरत नहीं पड़ी है, लेकिन पहले कभी आपके इतने हालात कब खराब हुए थे जितने आज हैं, सही कहते थे। सो अब जब कि हम इस पॉइंट पे आ गए हैं, ग्रोथ खुद ब खुद नहीं होती। चले एक टू अ सर्टेन जो है उसका एक मोमेंटम होता है, वो हो जाएगी, लेकिन अगर आप वाकई में ग्रोथ की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर उसके पीछे कुछ सोच की ज़रूरत है, कोई एक कोहेरेंट पॉलिसी की ज़रूरत है कि हमने ग्रोथ कैसे अचीव करनी है और वो किस किस्म की ग्रोथ होगी। एक तो पहला सवाल ज़ाहिर है ये भी होगा कि कितनी ग्रोथ जो है उसको टारगेट करना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा अहम मेरे ख्याल में लेसर इंपॉर्टेंस का इशू है कि ग्रोथ 5% है या 6% है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उस ग्रोथ की शरह नौयत क्या है, क्या वो इक्विटेबल है, क्या मुल्क के जो मुख्तलिफ माशरे के हिस्से हैं, मुल्क के बाकी। वज़ीर असद उमर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं NCOC के हवाले से और मुख्तलिफ इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क में दरपेश, उस हवाले से वो बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ग्रोथ जो है वो भी एक जो कि इकॉनमी के हवाले से भी वो बात करते हैं, तो उन्होंने कहा ग्रोथ एक स्ट्रेटजी है, उसके ऊपर हम बेहतरी लेके आ रहे हैं। सूरत हाल है जहाँ पे आप सिक्योरिटी पे इतना पैसा खर्च करेंगे, अगर डेवलपमेंट में कर दें तो उस इलाके की शक्ल बदल जाए, तो हम वहाँ पे पहुँचे। ज़रूर उसके अंदर सियासी एम्पावरमेंट भी उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन उसकी इकनॉमिक पाई की एक जो इक्विटेबल यानी मुनसिफाना उसका तकसीम है वो भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अगर आप और भी जाएगी, इस्लामाबाद भी जाएगी, पेशावर भी जाएगी और आपकी GDP ग्रोथ भी उससे होगी और डेरा बुगटी वालों को वो गैस नहीं मिलेगी, तो फिर वही होगा जो हुआ बलूचिस्तान के अंदर। सो एक तो इक्विटेबल होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, ये भी एक ज़माने में
बड़ा वो एक कंसिडर किया जाता था कि ये तो नेचुरल ट्रेड ऑफ है, आपका ग्रोथ और इनइक्वालिटी का एक ट्रेड ऑफ है जो आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। वज़ीर असद उमर इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं इकॉनमी के हवाले से। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त हम करंट अकाउंट सरप्लस पर चल रहे हैं, जो कि खासा खुश आइन है। आगे बढ़े आपको बताएं, जस्टिस काजी फायज ईसा केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट का बेंच अचानक उठ गया है। जजिस के दरमियान तलब कलामी भी हुई है। जस्टिस काजी फायज ईसा केस पर जजिस का एहतजाज भी सामने आया है और जजिस जो हैं उनके दरमियान तलब कलामी भी हुई है। जस्टिस काजी फायज ईसा केस पर जजिस का एहतजाज सामने आया है। ये मामला है जस्टिस काजी फायज ईसा केस की समाअत के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का बेंच अचानक उठ गया, जजिस के दरमियान तलब कलामी भी हुई है। आपको बता रहे हैं जस्टिस काजी फायज ईसा केस की समाअत सुप्रीम कोर्ट का बेंच अचानक उठ गया है। अमानत कशकोरी से मजीद जानते हैं। अमानत, बताइएगा क्या मामला हुआ दौरान समाअत? जी बिल्कुल, जस्टिस काजी फायज नजरसानी केस की समाअत जारी थी। ताहम केस के दौरान जब एडिशनल अटॉर्नी जनरल अपने दलाइल दे रहे थे तो जस्टिस मकबूल बाकर ने उन्हें बार बार कहा कि आप अपने दलाइल जो हैं वो मुख्तसर करें, क्योंकि नजरसानी का केस है, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मकबूल बाकर की बात पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप अपने दलाइल जारी रखें, आप अपनी बात को ना रोकें। जिस पर जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि ये क्या बात हुई कि एक सीनियर जब कह रहे हैं कि वक्त कम है तो फिर क्यों दलाइल जारी रखे हुए हैं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल इतने लंबे दलाइल क्यों दे रहे हैं। जिस पर जस्टिस सजाद अली शाह भी बोले, उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी 2 घंटे का वक्त है तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल को बोलने दिया जाए। जस्टिस मकबूल बाकर से मुखातिब होकर जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा कि आप उन्हें ना टोकें, आप बोलने दें। जस्टिस सजाद अली शाह ने कहा कि आप अगर बार बार उन्हें टोकेंगे एडिशनल अटॉर्नी जनरल को तो फिर हम बेंच से उठ जाएंगे। जिस पर जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि अगर आप बेंच से उठ सकते हैं तो मैं भी बेंच से बैठना पसंद नहीं करूंगा। जिसके बाद जस्टिस मकबूल बाकर गुस्से से बेंच से उठे हैं और अदालत जो है तमाम ठीक है दौरान समाअत तलब कलामी हुई है। वक्त के हवाले से तलब कलामी का आगाज़ हुआ कि वक्त कम है, जजिस के दरमियान तलब कलामी हुई, जिसके बाद ये सूरत हाल सामने आई है। जजिस के माबेन तलब कलामी पर सुप्रीम कोर्ट का बेंच अचानक उठ भी गया है वहाँ से और अचानक वहाँ से उठ कर चला गया। अब देखना ये होगा कि दोबारा से कब समाअत दोबारा से शुरू होती है। यहाँ पर वक्त है एक ब्रेक का। शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली गई है। समाअत जारी थी, शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली गई है और ये मामला अब हल हो गया है। मियां शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर, उनकी जमानत मंजूर कर ली गई है। बिलाखिर इससे पहले भी ये मामला हुआ कि जमानत मंजूर हुई लाहौर हाई कोर्ट से, लेकिन इख्तलाफ सामने आया, जिसके बाद दोबारा से समाअत हुई और एक दफ़ा फिर से बेंच तश्कील दिया गया। अब शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली गई है। मियां शहबाज शरीफ अब रिहा हो जाएंगे। आपको आगाह करें कि अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली गई है और अब बिलाखिर ये मामला अब हल होता दिखाई दे रहा है। शहबाज शरीफ की जमानत के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने जमानत मंजूर कर ली है। आपको आगाह कर रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का ये फुल बेंच था जिसने जमानत मंजूर की थी। इससे पहले ये मामला जब हुआ तो दो जजेस साहिबान में इख्तलाफ सामने आया, जिसकी वजह से ये मामला फुल बेंच की तरफ चला गया और शहबाज शरीफ की जमानत अब बिलाखिर मंजूर कर ली गई है। फुल बेंच में ये मामला चला गया, इसके बाद अब ये मामला हल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने जमानत मंजूर की है। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पर आमदन से ज़ायद असद केस में गिरफ्तारी का ये मामला था। लाहौर हाई कोर्ट से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को बड़ा रिलीफ बिलाखिर मिल गया है। फुल बेंच से ये जमानत मिली है। लाहौर हाई कोर्ट ने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग केस में दरखास्त जमानत मंजूर कर ली है। जस्टिस अली बाकर नकवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर फैसला सुना दिया है। जस्टिस मिस आलिया नीलम और जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी 3 रुकनी बेंच में शामिल थे और अब ये मामला हल हो गया। इससे पहले 2 रुकनी बेंच था जिसमें इख्तलाफ सामने आया, जिसके बाद फुल बेंच बनाया गया और 3 रुकनी ये बेंच था जिसमें शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली है। फैसला सुना दिया है, मुतफिका फैसला है, इसमें कोई अब दो राय नहीं है। मियां शहबाज शरीफ की जमानत, बड़ा रिलीफ। तीनों जजेस ने इत्तेफाक राय से ये फैसला सुनाया जिसका फुकदान नजर आया था पिछले फैसले में, इसीलिए ये मामला अब 3 जजेस साहिबान के पास गया। तीनों जजेस ने मुतफिका फैसला सुना दिया। जमानत मियां शहबाज शरीफ को मिल गई है और अब जेल से जल्द रिहाई भी मुमकिन हो पाएगी। जस्टिस अली बाकर नकवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की दरखास्त जमानत पर फैसला सुना दिया है। मलिक अशरफ से जानते हैं। जी मलिक अशरफ, बताइएगा। केस और मनी लॉन्ड्रिंग केस के हवाले से
उन्होंने दलाल दिया और उनका ये कहना था कि इनके पास आमदन से ज़राए आमदन है। और मजीद ये भी कहा गया कि इन्होंने 2015 के बाद इनके जो असासे हैं बड़े हैं, लेकिन इनका आमदन का जो ज़राए नहीं बताया जा रहे। मजीद उनका ये भी कहना था कि इन्होंने अपनी जो अहलिया है उनके नाम पे भी गिफ्ट किया और जो इन्होंने अपने जो असासे ज़ाहिर किए हैं, डिक्लेयर किए हैं बिहार में, उस हवाले से नैब ने जब उनको बुलाया तो वो कोई असासे उस हवाले से कोई मौसर जवाब नहीं दे सके। जिस पे आजम नज़ीर तारड़ जो है और अमजद परवेज उन्होंने इसका जवाब देते हुए, जवाबी दलाल देते हुए उनका मजीद ये भी कहना था कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है उन्होंने आमदन से कोई उन पर इल्जाम जो किसी भी गवाह ने नहीं किया। मजीद उनका ये भी कहना था कि 110 गवाह हैं जिसमें से अभी तक 10 हुए हैं और बकाया 100 गवाह बाकी हैं। मजीद उनका ये भी कहना था कि अभी तक मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ पे नैब ने या कोई गवाह जो है उसने ये इल्जाम नहीं लगाया कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है उन पे कोई इल्जाम लगाया गया हो और जो गवाह हैं उनमें किसी ने। कोर्ट रिपोर्टर मलिक अशरफ में तमाम सही। मलिक अशरफ आप हमें आगाह करते इस मामले से। मलिक अशरफ ने बताया कि अब ये मामला हल हो गया है, शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर कर ली गई है। लाहौर हाईकोर्ट के फुल बेंच ने जमानत मंजूर कर ली है। मुस्लिम नून के सदर मियां शहबाज शरीफ पर आमदन से ज्यादा असासाजात केस में गिरफ्तारी का ये मामला था। आज हाई कोर्ट के लार्जर बेंच से साबित हुई है। आज जो बेल मियां शहबाज शरीफ को मिली है, जो उनके केस में उनको जो रिलीफ मिला है और आज मेरिट के ऊपर उनकी बेगुनाही साबित हुई है और इमरान खान का इंतकाम में गर्क जो उसका एहतसाब है और शहजाद अकबर के जो बेबुनियाद राना सनाउल्लाह इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और उन्होंने बताया कि मियां शहबाज शरीफ को बड़ा रिलीफ मिला है। उनके खिलाफ कोई भी सबूत सामने नहीं आ सके जिसकी वजह से उन्हें जमानत मिली है और उन्होंने ये भी कहा कि एक तरफा एहतसाब है जिसकी वजह से आज हमें ये वक्त देखना पड़ा। उन्होंने कहा कि मियां शहबाज शरीफ जो हैं उनको ऑन मेरिट जमानत मिली, यानी 5 जजेस के लार्जर बेंच के फैसले से 4-1 से जो है वो मेजॉरिटी से 4-1 से जो है मियां शहबाज शरीफ की बेगुनाही जो है वो साबित हुई है। अब आवाम ये पूछने में हक बजानम है कि इस कठपुतली सिलेक्टेड हुक्मरान ने इस कौम के 3 साल क्यों ज़ाया किए। 3 साल तक कोई वेलफेयर पॉलिसी, कोई इस मुल्क का काम नहीं हुआ। सिर्फ इस मुल्क में इंतकाम और जो है वो बर्बादी की गई, इस मुल्क की इकॉनमी तबाह की गई और सिर्फ एक इंतकाम का और घटिया इंतकाम का जो है वो खेल खेला गया और मुल्क को जो है वो तबाह किया गया। और वो इंतकाम पे मबनी एहतसाब जो है वो आज जो है वो ज़मीन बोस हुआ है। हम इसके ऊपर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। अब इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जदोजहद जो है वो मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ की रहनुमाई में जो है वो आगे बढ़ेगी और ये कठपुतली सेलेक्टेड टोला जो पहले ही पिछले 10 दिनों में जो है वो इस मुल्क को तबाह, तो इसकी इकॉनमी तो पहले तबाह की थी, लेकिन अब उसने इस मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की रही सही सूरत हाल भी और इस मुल्क की रियासत की रिट भी सरेंडर कर दी और अब इंशाअल्लाह ताला इनके दिन गिने जा चुके हैं। ये जद्दोजहद जो है वो मियां नवाज शरीफ की क़यादत में आगे बढ़ेगी और इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क और इस कौम की खिदमत का सफ़र जो है, जो 31 मई 2018 को टूटा था, वहीं से इंशाअल्लाह ताला जो है वो शुरू करेंगे। अब इस मुल्क का हल एक ही है कि आवाम को फ्री फेयर इलेक्शन दिए जाएं विदाउट एनी मुदाखलत, जिसमें कोई गैर सियासी मुदाखलत ना हो, आवाम के वोट की इज़्ज़त हो और आवाम का मैंडेट जो है उसके मुताबिक जो है हुकूमत बने और वो मुल्क और कौम की जो है वो खिदमत करे। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा। राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और खुशी का उन्होंने इजहार किया। इस पर हम बात करेंगे। ग्रुप एडिटर सिटी न्यूज़ नेटवर्क
सीनियर तज्जियाकार भी हैं नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नवीद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मियां शहबाज शरीफ को बिलाखिर अब जमानत मिल गई। ऐसे लग रहा था कि पहले मामला थोड़ा लटक गया था, लेकिन अब तीनों जजेस साहिबान ने मुतफिका राय से जमानत दी है। कैसा देखते हैं आप इस फैसले को? एक तो मैं समझता हूँ कि कानूनी हवाले से जो सवालात उठे थे उसकी भी वजाहत हो गई, और जैसा कि आपने बताया कि मुतफिका फैसला है, तो इसका मतलब यह है कि तमाम जजों का जो विजडम है वो यही था कि इनकी बेल अब बनती है। ये अदालती फैसला है, लेकिन यकीनी तौर पर इसके सियासी असरात जो हैं वो मुरतब होंगे और बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि इस वक्त मुल्क हालात मुख्तलिफ हालात के हवाले से जिस मुकाम पर है वहाँ बहुत सारी पेशरफ्त हो रही है। तो मुस्लिम लीग नून की जो सियासत है उसमें एक नुमाया फर्क इस वक्त नजर आएगा आने वाले दिनों में, और ये समझा जा सकता है कि मुफाहमत जो है उसकी सियासत अब प्रिवेल करेगी, और उसके जो भी असरात हैं वो बहरहाल मौजूदा हुकूमती सेटअप है उसके लिए खुशगवार नहीं होंगे, क्योंकि अगर मुफाहमत होती है या बसूत दीगर मुफाहमत की सियासत के अंदर शहबाज शरीफ शामिल हो जाते हैं, जिसका इम्कान बहरहाल कम है, तो उस सूरत में भी हुकूमत पर प्रेशर बढ़ेगा दोनों सूरतों में। तो हुकूमत के लिए जो मंजर है, ये जो फैसला है अदालत का, वो खुशैन नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के अब सियासी अमल के अंदर हम देखेंगे कि बहुत सारी तब्दीलियां आने वाले दिनों में रोनमा होंगी, और शायद जरा ज्यादा तेजी से। सही, आपने कहा जरा ज्यादा तेजी से नजर आने वाली हैं, तो मतलब ईद के बाद हम एक्सपेक्ट करें कि कुछ चेंजेस आएंगी। पीडीएम की सियासत में भी आपको कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो अब तक एक्टिव नहीं थे, उसमें मरियम साहिबा ज्यादा एक्टिव नजर आई, लेकिन अब आपको लग रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं? देखिए, पीडीएम के अंदर उनकी पॉलिसी देखनी है कि वो मार्च के हवाले से या गिराव के हवाले से क्या प्लान तैयार करते हैं धरने के हवाले से। बुनियादी बात यह है कि पीडीएम के अंदर ही रहेंगी ये जो बाकी वादा जो बातें हैं, मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजल रहमान, ये शहबाज शरीफ साहब आ जाएं, मरियम साहिबा उसको लीड करें, पीडीएम बरकरार रहेगा, क्योंकि ये राज वो पा चुके हैं कि ये पीडीएम की बदौलत ही अब तक जो कुछ भी रिलीफ उनको मिला है, बिल्कुल जो भी बात करने के मुकाबले में है, उसकी बुनियादी वजह ईद के बाद सियासत का रुख किस तरफ जाता है पीडीएम के प्लेटफॉर्म, साथ साथ नून लीग किस तरफ जाती है। बहुत शुक्रिया नवीद चौधरी साहब आपके तज्जिए का। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना।